एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। संसद के मॉनसून सत्र में इस बार केंद्र सरकार और विपक्ष के मध्य भारी तनाव की आशंका थी और वही आज नजर आया। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामलों के साथ साथ पत्रकारों नेताओं की जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रिपरिषद का परिचय तक नहीं दे पाए थे कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भारी हंगामे के बीच शुरू हुआ था, जिसमें पीएम ने कहा, खुशी की बात है कि कई दलित भाई मंत्री बने हैं। हमारे कई मंत्री ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। हंगामे के खिलाफ रक्षा मंत्री ने आपत्ति जताई। गौरतलब है, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ अभिनेता दिलीप कुमार और फ्लाइंग सिख मिल्खा समेत इस साल जान गंवाने वाले सांसदों और प्रसिद्ध हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। विपक्ष ने सरकार पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान फैली अव्यवस्था, टीकों की कमी, लद्दाख से जुड़े एलसी पर जारी तनाव, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों और राज्यों की नई जनसंख्या नीति जैसे मुद्दों पर हमला किया। पंजाब कांग्रेस में चल रहे तनाव में अब एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। इस तनाव के मध्य अब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश प्रधान बनाने की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह गिलचिया, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा शामिल हैं। कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में पवन गोयल प्लानिंग बोर्ड फरीदकोट के चेयरमैन होने की घोषणा की थी। वहीं पुराने कांग्रेसी भी हैं। डैनी विधायक व दलित नेता हैं। कुलजीत सिंह नागरा अभी सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा के कांग्रेस प्रभारी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिद्धू ऐतिहासिक स्थल जलियांवाला बाग और हुसैनीवाला जाएंगे। इसके अलावा उनके बरगाड़ी में भी जाने की तैयारियां की जा रही हैं। अध्यक्ष बनने से पूर्व भी उन्होंने बरगाड़ी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार हमला बोला था, जिसके बाद सिद्धू की टीम द्वारा ये कार्यक्रम बनाए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में राज्य सरकार ने दलितों के सशक्तिकरण के लिए तेलंगाना दलित बंधु नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक लाभार्थी दलित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस नाम का चयन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र से की जाएगी। दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के पहले चरण के तहत प्रत्येक 119 विधानसभा क्षेत्रों में 100 परिवारों की पहचान करने के बाद कुल 11,900 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट जारी करने का ऐलान भी किया है। तेलंगाना राज्य सरकार ने दलितों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री राव ने कहा, इस समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सरकार की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक दलित सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित वर्ग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और तीसरी के मद्देनजर रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार जिन राज्यों में संक्रमण की दर 3% से अधिक है, वहां से आने वाले लोगों को RT-PCR दिखाना जरूरी होगा और ये नियम सड़क, हवाई और निजी साधनों से आने वाले लोगों पर भी लागू होगा। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिक पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वाले लोगों की कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग और टेस्टिंग के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हर स्तर पर सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके साथ ही संक्रमण के नियंत्रित हालात पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 2.5 से 3 लाख सैंपल की जांच की जा रही है, जबकि राज्य का पॉजिटिविटी दर 2.30 ही पाया जा रहा है। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति के अनुरूप काम करने की जरूरत है। कोरोना महामारी को हराने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन की कमी के कारण अभियान में बाधा उत्पन्न हो रही है, मगर इसके साथ ही देश के कई हिस्सों से लोगों में टीके के साइड इफेक्ट होने की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में जून में सरकार ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कुछ
आंकड़े पेश किए थे, जिसके साथ ही एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को लेकर कुछ और आंकड़े जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डाटा पर अगर नजर डालें तो केवल 60 में से 18 साइड इफेक्ट के केस ही कोरोना टीके से संबंधित हैं, जबकि बाकी बचे 42 मामले किसी और वजह से हुए हैं। गौरतलब है ये डेटा आगे वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को कम करने में मदद करेगा। इससे इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। AEFI के इस डाटा के लिए 16 जनवरी 2021 से लेकर 19 मार्च 2021 तक के आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं। इस दौरान डाटा के लिए लोगों को रेंडमली चुना गया। डाटा के अनुसार सभी मौतें आकस्मिक हुई और इनको वैक्सीन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ज्यादातर साइड इफेक्ट्स कोरोना वैक्सीनेशन के बाद चिंता से संबंधित थे। इन दिनों दिल्ली पुलिस और किसानों के मध्य बैठक का सिलसिला बना हुआ है, क्योंकि किसानों ने 22 जुलाई से संसद मार्च का आह्वान किया है, मगर दिल्ली पुलिस किसानों को ऐसा न करने के लिए मना रही है, जिसके मद्देनजर रखते ही दोनों पक्षों के बीच रविवार को सिंधु बॉर्डर पर बैठक हुई। पुलिस अधिकारियों की तमाम दलील और ऐसा न करने की बात कहे जाने के बाद भी किसान संसद के सामने किसान संसद लगाने की बात पर डटे हुए हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनी और आखिर में बैठक बेनतीजा समाप्त हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान सीमित संख्या के लिए मान जाए तो पुलिस उन्हें जंतर मंतर आने देने पर विचार कर सकती है, क्योंकि पुलिस अधिकारी कोरोना काल के चलते कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ वीवीआईपी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहते। इसी वजह से राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। केरल में 21 जुलाई को बकरीद के मद्देनजर सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी थी, मगर कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद ढील देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगते हुए कहा, राज्य सरकार ने आखिर किस आधार पर कोरोना प्रतिबंधों में राहत देने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी ओर केरल सरकार के फैसले पर विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ ने भी हमला बोला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा पर भी सुनवाई की। बता दें, उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पहले ही रोक दी गई थी, मगर उत्तर प्रदेश में नहीं रोकी गई थी। इस मामले पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद अब योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बकरीद पर केरल सरकार के ढील देने वाले फैसले का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो बकरीद पर पाबंदियों में ढील देना भी गलत है। राज्य फिलहाल कोविड-19 के केंद्रों में से एक है, ऐसे में छूट देना निंदनीय है। आईएमए ने केरल सरकार के इस फैसले को वापस लेने की अपील करते हुए इसे चिकित्सा आपातकाल के समय गैर जरूरी और अनुचित बताया। भारत में इन दिनों मॉनसून की दस्तक से मौसम में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, मगर भारी बारिश से कई मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद कुछ निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या आनी भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 21 जुलाई के बीच पूरे उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी भारत में 23 जुलाई तक तेज बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसके बाद भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान लगाया गया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के बाद चैम्बूर और विक्रोली में 22 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे सप्ताह पश्चिमी तट और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर वृद्धि होने लगी है, जो चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि आज आए मामलों में कुछ राहत है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 38,164 नए मामले सामने आए। मगर राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। महामारी को पिछले 24 घंटे में 38,660 लोगों ने मात दी है और 499 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई। कोरोना से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,11,44,229 है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,21,665 है। वहीं स्वस्थ होकर अपने घर जाने वाले लोगों का आंकड़ा 3,03,08,456 पर पहुंच गया है।
मरने वाले लोगों की संख्या 4,14,108 हो गई है। वहीं वैक्सीनेशन अभियान के तहत 40,64,81,493 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा समेत कई राज्यों में तेजी से मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। चीन के शहर वुहान से निकले कोरोना वायरस का कहर अभी थम नहीं पाया है कि एक और वायरस मंकी बी ने दस्तक दे दी है। इस वायरस के कारण बीजिंग में एक पशु चिकित्सक की मौत हो गई। इस नए वायरस के संक्रमण से एक पशु चिकित्सक की मौत हो गई है और इसकी पुष्टि चीन ने खुद की है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के इंग्लिश प्लेटफॉर्म से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके करीबी संपर्क में आने वाले लोग सुरक्षित हैं। गौरतलब है, डॉक्टर का मामला चीन में बीवी से पहले मानव संक्रमण का मामला है। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स पर रिसर्च करने वाली संस्था के लिए उक्त पशु चिकित्सक ने काम किया था। अप्रैल में डॉक्टर की जांच के लिए सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड लिया गया, जिसके बाद आए नतीजे में बीवी पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इस संक्रमण के फैलने की क्षमता काफी अधिक है और यह इंसान से इंसान में फैलता है।